नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल में उतर रहे हैं। क्या अनुभव मतलब हमारा महसूस करना, हमारी चेतना, क्या ये सच में साझा की जा सकती है? क्या ये मुमकिन है कि दो अलग इंसान एक ही समय पर बिल्कुल एक ही एहसास या अनुभव से गुजरें? इस सवाल को खंगालने के लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। कुछ न्यूरोसाइंस के पेचीदा शोध पत्र हैं, मनोविज्ञान और भौतिकी पर लेख भी हैं, और साथ ही कुछ दार्शनिक नजरिए भी। तो आज हमारा इरादा है साझा अनुभव के इन अलग अलग धागों को सुलझाना, सीधे दिमागी जुड़ाव से लेकर हमारी सोच और भावनाओं के फैलने तक, और यहाँ तक कि क्वांटम भौतिकी की दुनिया से मिलती जुलती कुछ हैरान करने वाली बातों तक भी जाएंगे। और इस सफर की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही असाधारण सच्ची कहानी से। हॉगन जुड़वा बहनें, जिनके दिमाग जन्म से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस गुत्थी को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताचियाना और क्रिस्टा होगन की। ये क्रैनियोपैगस जुड़वा हैं, मतलब इनके सिर जन्म से जुड़े हुए हैं, और सिर्फ सिर ही नहीं, इनके दिमाग भी, वो भी एक अनोखे तरीके से जुड़े हैं। हाँ, और ये जुड़ाव बहुत खास है। ये थैलेमस के स्तर पर जुड़ा है। थैलेमस आप जानते हैं हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो एक तरह के सेंट्रल रिले स्टेशन जैसा काम करता है। बाहर की दुनिया से आने वाली सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे हम क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं या छू रहे हैं, वो ज़्यादातर यहीं से होकर गुजरती है और फिर दिमाग के बाकी हिस्सों तक पहुंचती है, कॉर्टेक्स तक। और यहीं से बात थोड़ी अविश्वसनीय सी हो जाती है ना? हाँ, डॉक्टरों और परिवार वालों ने जो देखा है वो तो एकदम हैरान करने वाला है। हाँ, ऐसा लगता है कि एक बहन दूसरी की आंखों से देख सकती है। ये कैसे? हाँ, ये बिल्कुल। और सिर्फ देखना ही नहीं, अगर एक के मुंह में कोई चीज़ रखी जाए तो दूसरी उसका स्वाद महसूस कर सकती है। सच में? स्वाद भी? हाँ, और अगर एक को कहीं चिकोटी काटी जाए या मान लीजिए चोट लगे तो दर्द का एहसास दोनों को होता है। ओहो, ये तो कमाल है। और यहाँ तक कि उनकी भावनाएं भी, वो भी एक साथ बदलती दिखती हैं। अगर एक अचानक खुश होती है या गुस्सा होती है तो दूसरी भी लगभग उसी वक्त वैसी ही भावना महसूस करने लगती है। और वो खुद भी कहती हैं कि वो बात कर सकती हैं बिना बोले। हाँ, वो दावा करती हैं कि वो अपने मन के अंदर एक दूसरे से बिना बोले बात कर सकती हैं। बाप रे! ये सब हमें चेतना के बारे में क्या बताता है? बिल्कुल, ये अवलोकन हमें चेतना की प्रकृति पर सोचने पर मजबूर करते हैं। फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी का जो शोध पत्र है वो इन्हीं अवलोकनों के आधार पर 3 मुख्य सवाल उठाता है। हाँ। पहला, क्या इन बहनों की चेतना पूरी तरह से एक है? एक ही मतलब एकीकृत चेतना? या फिर क्या उनकी चेतनाएं कुछ हद तक साझा हैं, मतलब पार्शली शेयर्ड, एक दूसरे में घुली मिली सी? या तीसरी संभावना, क्या उनकी चेतनाएं पूरी तरह से अलग हैं, बस उनका दिमाग सेंसरी जानकारी साझा कर रहा है? अच्छा, तो क्या लगता है शोधकर्ताओं को? देखिए पहली संभावना यानी पूरी तरह से एक चेतना, वो थोड़ी मुश्किल लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी अपनी पसंद नापसंद हैं, अलग व्यक्तित्व हैं, वो कभी कभी आपस में लड़ती भी हैं और अपने अपने शरीर के अंगों पर अलग अलग नियंत्रण महसूस करती हैं। वो दो अलग मैं की तरह व्यवहार करती हैं। हाँ ठीक है। और पूरी तरह अलग चेतना? वो भी नहीं। वो भी पूरी कहानी नहीं बताती। अगर चेतनाएं बिल्कुल अलग होती तो ये समझाना मुश्किल होता कि कैसे एक बहन दूसरी के स्वाद को या देखे हुए नज़ारे को महसूस कर लेती है। हाँ ये बात तो है। इसलिए जो बीच का रास्ता है, आंशिक रूप से साझा चेतना, वो सबसे ज्यादा अतार्किक लगता है। ऐसा लगता है कि उनकी चेतनाएं कुछ स्तरों पर मिलती हैं, खासकर सेंसरी अनुभवों के लेवल पर। ओके, इसको समझने के लिए कोई सिद्धांत है? हाँ, इस विचार को कंटेंट की स्थानिकता या लोकेलिटी ऑफ कंटेंट का सिद्धांत थोड़ा समझने में मदद करता है। अच्छा, ये क्या है? ये थोड़ा तकनीकी है, पर आसान शब्दों में सोचें तो इसका मतलब है कि किसी अनुभव का एहसास दिमाग के उसी हिस्से में होता है जहां उससे जुड़ी जानकारी प्रोसेस हो रही है। जैसे दर्द का सिग्नल दिमाग के जिन हिस्सों में प्रोसेस होता है, वहीं दर्द का एहसास होता है। अब होगन बहनों के मामले में क्योंकि उनका थैलेमस, जो सेंसरी जानकारी जिसमें दर्द भी शामिल है, उसको प्रोसेस करने वाला एक अहम सेंटर है, वो जुड़ा हुआ है। तो जब एक बहन को दर्द होता है तो वो सिग्नल प्रोसेस होने के लिए दोनों के साझा थैलेमस में पहुंचता है। अच्छा, तो इसलिए वो कंटेंट यानी दर्द का अनुभव वो दोनों के लिए उपलब्ध हो जाता है एक तरह से। समझ गई। तो ये तो हुआ सीधा शारीरिक मतलब न्यूरोलॉजिकल जुड़ाव से अनुभव साझा होने का एक बहुत ही असाधारण उदाहरण। लेकिन क्या अनुभव साझा करने के और भी तरीके हैं जहां दिमाग सीधे तौर पर जुड़े ना हो?
क्या हमारी सोच, हमारी यादें भी किसी तरह से साझा हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर वितरित संज्ञान या डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन का विचार आता है। प्रोफेसर जॉन सटन जैसे विचारकों ने इस पर काफी काम किया है। ये सिद्धांत इस पारंपरिक सोच को चुनौती देता है कि सोचना या याद रखना, ये सब कुछ पूरी तरह से हमारे सिर के अंदर, यानी सिर्फ हमारे दिमाग में ही होता है। मतलब हमारी सोच सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं है? ये कैसे? हाँ, वितरित संज्ञान कहता है कि हमारी जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, सोचना, याद रखना, निर्णय लेना, ये अक्सर दिमाग, शरीर, हमारे आसपास का माहौल, दूसरे लोगों और यहाँ तक कि हमारे इस्तेमाल की चीज़ों जैसे डायरी, कंप्यूटर, इनके बीच बंटी हुई होती हैं, फैली हुई होती हैं। अच्छा। हाँ, ये एक सिस्टम की तरह काम करता है और इसके बीज हमें बार्टलेट, हेल्बवैक्स और वाइगॉत्स्की जैसे पुराने विचारकों के काम में भी मिलते हैं। उन्होंने याददाश्त पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों पर जोर दिया था। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? आसान सा? बिल्कुल। एक बहुत अच्छा उदाहरण है ट्रांजैक्टिव मेमोरी सिस्टम। ट्रांजैक्टिव मेमोरी सिस्टम। हाँ, ये क्या होता है? हाँ, इसे डैनियल वैगनर और उनके साथियों ने समझाया था। इसे आप अक्सर पुराने शादीशुदा जोड़ों या लंबे समय से साथ काम कर रही टीमों में देख सकते हैं। उन्हें अनजाने में पता होता है कि किस सदस्य को किस विषय की ज्यादा जानकारी है या किसे क्या याद रखने की जिम्मेदारी दी गई है। एक तरह से जैसे शायद एक साथी को घर के सारे बिल और तारीखें याद रहती हैं, तो दूसरे को सामाजिक कार्यक्रम और रिश्तेदारों के जन्मदिन। हाँ, ऐसा होता है। तो वो एक दूसरे की याददाश्त पर निर्भर करते हैं, मिलकर एक साझा मेमोरी सिस्टम बनाते हैं। यहाँ याददाश्त किसी एक दिमाग में नहीं है, बल्कि पूरे समूह में, उनके आपसी संवाद में वितरित है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। और हमारे गैजेट्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप, आजकल तो सब कुछ इन्हीं पर है। हाँ, वो भी इसी वितरित संज्ञान का हिस्सा है। बिल्कुल। दार्शनिक मर्लिन डोनाल्ड ने इन्हें एक्सोग्राम कहा है। एक्सोग्राम? हाँ, एक्सोग्राम यानी बाहरी प्रतीक, निशान या उपकरण जिन पर हम अपनी दिमागी प्रक्रियाओं को, खासकर याददाश्त को टिका देते हैं, निर्भर करते हैं। ये हमारी अंदरूनी जैविक याददाश्त, जिसे डोनाल्ड ओ मेमोरी या ऑर्गेनिक मेमोरी कहते हैं, इससे अलग हैं, पर हमारी याद रखने की कुल क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। हाँ, ये तो है। कुछ लोग इसे ई मेमोरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, बाहरी याददाश्त। ये नजरिया व्यक्ति और उसके बाहरी संसार, चाहे वह सामाजिक हो या तकनीकी, के बीच की सीमा को धुंधला कर देता है। हम सोचने और याद रखने के लिए सिर्फ अपने दिमाग पर ही नहीं, बल्कि एक दूसरे पर और अपने औजारों पर भी निर्भर हैं। तो इस मायने में हमारी सोच, हमारी याददाश्त भी साझा है या वितरित? हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। विचारों और यादों से आगे बढ़ते हुए भावनाएं, क्या भावनाएं भी इसी तरह फैल सकती हैं, जैसे एक का डर या खुशी दूसरे को महसूस होने लगे? बिल्कुल। इसे भावनात्मक संक्रमण या इमोशनल कंटेजन कहते हैं, और ये हम सबके साथ लगभग रोज होता है, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। सिंगल बारसेट का काम इस पर काफी अहम है। ये एक बेहद शक्तिशाली प्रक्रिया है। ये होता कैसे है? क्या ये जानबूझकर होता है या अपने आप? ज्यादातर ये अवचेतन रूप से होता है, सबकॉन्शियसली। हम अनजाने में बहुत सूक्ष्म स्तर पर दूसरों के चेहरे के भावों की नकल करते हैं, जैसे हल्की सी मुस्कान या त्योरियां चढ़ाना। उनकी शारीरिक मुद्राओं की भी नकल करते हैं, जैसे कंधे झुकाना या सीधे बैठना, और उनकी आवाज के लहजे की भी। अच्छा, मिमिक्री। हाँ, इसे मिमिक्री कहते हैं। और ये शारीरिक नकल हमारे अंदर भी वैसी ही भावना जगाने में मदद करती है, जैसे अगर आप किसी बहुत उत्साहित और खुश व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, तो आप खुद भी थोड़ा उत्साहित महसूस करने लग सकते हैं ना, भले ही उसकी वजह आपको पता ना हो। हाँ, ऐसा होता है कई बार। सिंगल बारसेट इसे बहुत अच्छे से कहती हैं। हम सब चलते फिरते मूड इंडक्टर्स हैं। मूड इंडक्टर्स? हाँ, मतलब हम लगातार दूसरों के मूड को प्रभावित करते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। बारसेट ने इसे साबित करने के लिए कुछ प्रयोग भी किए थे शायद। हाँ, उनकी एक जाने माने अध्ययन में उन्होंने प्रयोगशाला के अंदर समूहों में एक प्रशिक्षित व्यक्ति को भेजा, कॉन्फिडरेट कहते हैं उसे। इस व्यक्ति को निर्देश दिया गया था कि वो एक खास तरह का मूड दिखाए, कभी बहुत खुश और ऊर्जावान, कभी उदास और थका हुआ, कभी चिड़चिड़ा वगैरह। और नतीजा क्या निकला? क्या मूड सच में फैला उन ग्रुप्स में? बिल्कुल फैला। जिन समूहों में सकारात्मक मूड फैलाया गया है, मतलब खुशमिजाज, भले ही ऊर्जा कम हो या ज्यादा, उन समूहों के सदस्यों ने आपस में ज्यादा सहयोग दिखाया, उनमें बहस या टकराव कम हुआ, और उन्होंने खुद अपने काम के प्रदर्शन को भी बेहतर आंका। अच्छा। और नकारात्मक मूड वाले समूहों में इसके उलट असर दिखे।
नकारात्मक भावनाओं का असर ज्यादा तेजी से होता है या कम, इस पर नतीजे थोड़े मिले जुले थे, जिसे नकारात्मकता पूर्वाग्रह कहते हैं, और ऊर्जा के स्तर का भी अपना प्रभाव था। लेकिन मूल बात साफ थी, भावनाएं एक व्यक्ति से दूसरे में और फिर पूरे समूह में फैल सकती हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे व्यक्तिगत अनुभव, खासकर भावनात्मक अनुभव, उतनी निजी हैं ही नहीं जितना हम सोचते हैं। वो लगातार दूसरों से प्रभावित हो रहे हैं और दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं। बिल्कुल। किसी टीम या ऑफिस के माहौल के बारे में सोचिए। एक व्यक्ति का खराब मूड या अच्छी ऊर्जा पूरे समूह पर कितना असर डाल सकती है। हाँ, ये नेतृत्व, लीडरशिप और संगठनात्मक संस्कृति, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के लिए बहुत अहम बात है। ठीक है, तो अब अगर हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोने की कोशिश करें, होगन बहनों का सीधा दिमागी जुड़ाव, वितरित संज्ञान के जरिए सोच और यादों का फैलना, और भावनात्मक संक्रमण से एहसासों का साझा होना, ये सब कहीं ना कहीं एक गहरे जुड़ाव या अंतर संबंध की तरफ इशारा करते हैं, इंटरकनेक्टेडनेस। और दिलचस्प बात यह है कि ये जुड़ाव का विचार हमें भौतिकी की दुनिया में भी एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी अवधारणा की याद दिलाता है, क्वांटम उलझाव, क्वांटम एंटेंगलमेंट। हाँ, क्वांटम उलझाव, ये वाकई क्वांटम यांत्रिकी के सबसे चौंकाने वाले पहलुओं में से एक है। इसमें होता यह है कि दो या दो से ज्यादा क्वांटम कण, जैसे इलेक्ट्रॉन या फोटॉन, एक खास तरीके से तैयार किए जाने पर एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं कि वो एक अकेली, एकीकृत प्रणाली की तरह व्यवहार करने लगते हैं, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो, मीलों दूर हो या प्रकाश वर्ष दूर। एक अकेली प्रणाली की तरह व्यवहार करने का क्या मतलब है, ठीक से समझाएंगे? इसका मतलब है कि अगर आप एक कण की कोई खासियत नापते हैं, जैसे उसका स्पिन, तो आपको उसी पल इंस्टेंटेनियसली दूसरे कण की संगत खासियत का भी पता चल जाता है, बिना उसे नापे। बिना नापे, उसी वक्त? हाँ, उसी वक्त। ऐसा लगता है जैसे उनके बीच कोई अनदेखा तात्कालिक कनेक्शन हो। यह हमारी रोजमर्रा की समझ के बिल्कुल खिलाफ है। हम तो मानते हैं कि चीजें अलग अलग होती हैं और एक चीज का असर दूसरी पर तभी पड़ता है जब वो उसके पास हो। इसे स्थानीयता या लोकैलिटी कहते हैं। इसी तात्कालिक दूरी से परे के असर को आइंस्टीन ने मजाक में स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। दूर से होने वाली भूतिया हरकत। हाँ, क्योंकि उन्हें बहुत अजीब लगता था। हमारी क्लासिकल सोच को चुनौती देता है ये। क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या इसे साबित किया जा चुका है? नहीं, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे प्रयोगात्मक रूप से साबित किया जा चुका है। पहले जॉन बेल नाम के भौतिक विज्ञानी ने गणितीय रूप से दिखाया, जिसे बेल का प्रमेय कहते हैं, कि क्वांटम यांत्रिकी की भविष्यवाणियां किसी भी स्थानीय यथार्थवादी सिद्धांत से मेल नहीं खा सकती। और फिर 1980 के दशक में एलन एस्पेक्ट और बाद में कई और वैज्ञानिकों ने बहुत सटीक प्रयोग करके इसे साबित किया। अच्छा। आज ये क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसी भविष्य की तकनीकों का आधार बन रहा है। तो ये जो क्वांटम स्तर पर मूलभूत जुड़ाव है, एंटेंगलमेंट है, इसका हमारे साझा अनुभव के विषय से क्या लेना देना हो सकता है? कैल्विन साइंस का स्रोत कुछ आध्यात्मिक परंपराओं का जिक्र करता है। हाँ, स्रोत इस बात पर ध्यान दिलाता है कि क्वांटम उलझाव में जो ये एक तरह की अविभाज्य एकता और अंतर संबंधता दिखती है, वो दुनिया की कई पुरानी आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं में पाए जाने वाले एकता या वननेस या अद्वैत के विचारों से मिलती जुलती है कॉन्सेप्चुअली। जैसे? अच्छा, जैसे हिंदू धर्म के अद्वैत वेदांत का सिद्धांत कि सब कुछ एक ही परम सत्य ब्रह्म का रूप है, या बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद का विचार कि कोई भी चीज अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। अच्छा। या कई आदिवासी संस्कृतियों में जीवन को एक जुड़े हुए जाल की तरह देखना, वेब ऑफ लाइफ। ये सभी परंपराएं अपने अपने तरीके से वास्तविकता के गहरे अंदरूनी जुड़ाव की बात करते हैं, जो क्वांटम उलझाव की याद दिलाता है। कम से कम अवधारणा के स्तर पर एक समानता दिखती है। और क्या मनोविज्ञान में भी ऐसे विचार हैं जो इस तरह के गहरे जुड़ाव की ओर इशारा करते हों? सिंक्रोनिसिटी जैसा कुछ? बिल्कुल। एक दिलचस्प उदाहरण है मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग और नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी वोल्फगैंग पाउली के बीच का सहयोग। उन्होंने मिलकर सिंक्रोनिसिटी की अवधारणा पर काम किया। हाँ, सिंक्रोनिसिटी, अर्थपूर्ण संयोग। हाँ, मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस, ऐसे संयोग जिनका कोई सीधा कारण कार्य संबंध नजर नहीं आता। जैसे आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सालों बाद सोचें और उसी वक्त उसका फोन आ जाए। होता है ऐसा। युंग और पाउली ने इसे मन, साइकी और पदार्थ मैटर के बीच किसी गहरे अकारणिक जुड़ाव का संकेत माना, ए कॉजल कनेक्टिंग प्रिंसिपल। ये इस विचार को बल देता है कि शायद चेतना और बाहरी दुनिया उतनी अलग नहीं है जितना हम मानते हैं।
जैसा कि क्वांटम भौतिकी के जनक मैक्स प्लैंक ने कहा था, विज्ञान प्रकृति के अंतिम रहस्य को हल नहीं कर सकता, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतिम विश्लेषण में हम स्वयं उस रहस्य का हिस्सा हैं जिसे हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत गहरा है। और आजकल तो कुछ शोधकर्ता इससे भी आगे जा रहे हैं। वे जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र और यहाँ तक कि मानव संज्ञान, मतलब हमारी सोच को समझने के लिए क्वांटम गणित से प्रेरित मॉडल्स का उपयोग कर रहे हैं। क्वांटम लाइक मॉडल्स। क्वांटम लाइक मतलब वे क्वांटम अवधारणाओं जैसे सुपरपोजिशन, एक ही समय में कई अवस्थाओं में होना, या उलझाव का इस्तेमाल गणितीय रूपक की तरह कर रहे हैं, ताकि ये समझ सकें कि हमारा दिमाग कैसे अस्पष्ट जानकारी को प्रोसेस करता है या कैसे हम जटिल निर्णय लेते हैं। अच्छा, तो ये सीधे क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है दिमाग में? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा दिमाग सीधे क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्वांटम सिद्धांत की जो गणितीय संरचना है, वो इन जटिल व्यवहारों को मॉडल करने में उपयोगी साबित हो रही है। ये इशारा करता है कि शायद क्वांटम दुनिया के सिद्धांत सिर्फ सूक्ष्म कणों तक ही सीमित ना हो, बल्कि बड़े पैमाने पर जटिल प्रणालियों को समझने में भी मददगार हो सकते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पर। ये सब बहुत आकर्षक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक सावधानी बरतनी भी जरूरी है ना? क्वांटम भौतिकी का नाम लेकर कई बार अजीब-गरीब दावे भी किए जाते हैं, क्वांटम हीलिंग और पता नहीं क्या-क्या। बिल्कुल सही कहा। हमें क्वांटम रहस्यवाद, या जैसा कि भौतिक विज्ञानी मरे गेलमान ने मजाक में कहा था, क्वांटम फ्लैपडूडल से सावधान रहना होगा। बहुत से लोग क्वांटम शब्दावली का इस्तेमाल बिना किसी वैज्ञानिक आधार के छद्म वैज्ञानिक विचारों या उत्पादों को बेचने के लिए करते हैं। हाँ, वो तो है। आज की हमारी चर्चा का मकसद ऐसे दावों को बढ़ावा देना कतई नहीं है। हम सिर्फ उन अवधारणात्मक समानताओं और खोजे गए संभावित कनेक्शनों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो भौतिकी, मनोविज्ञान और दर्शन के बीच नजर आते हैं, और जो हमारे साझा अनुभव और अंतर संबंध के मूल प्रश्न से जुड़ते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमने देखा कि अनुभव साझा होने का विचार कई अलग-अलग रूपों में सामने आता है। हमने होगन जुड़वा बहनों के जरिए देखा कि कैसे सीधे दिमागी जुड़ाव से सेंसरी अनुभव साझा हो सकते हैं, एक चरम उदाहरण। त्रित संज्ञान के जरिए समझा कि कैसे हमारी सोच और यादें हमारे दिमाग से बाहर निकलकर सामाजिक समूहों और तकनीक में फैल सकती हैं, एक तरह का साझा या वितरित अनुभव बनाते हुए। बिल्कुल। हमने भावनात्मक संक्रमण में देखा कि कैसे हमारे एहसास, हमारे मूड अनजाने में एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं, फैल सकते हैं। हाँ। और आखिर में हमने क्वांटम उलझाव जैसी भौतिकी की अवधारणाओं में झलकती गहरी अंतर संबंधता और हमारे साझा होने के विचारों के बीच कुछ दिलचस्प वैचारिक समानताओं पर गौर किया। ये सभी स्रोत, चाहे वो न्यूरोसाइंस से हों, मनोविज्ञान से, या भौतिकी से प्रेरित अवधारणाएं हों, एक शक्तिशाली केंद्रीय विचार की ओर इशारा करते हैं: अंतर संबंधता, इंटरकनेक्टेडनेस। ऐसा लगता है कि हम उतने अलग थलग व्यक्ति नहीं हैं जितना हम अक्सर खुद को मानते हैं। हमारा तंत्रिका तंत्र, हमारी सोच, हमारी भावनाएं और शायद वास्तविकता की मौलिक संरचना भी हमें एक दूसरे से और अपने परिवेश से गहरे तरीकों से जोड़ती है। अलगाव शायद एक भ्रम है। हाँ, या कम से कम उतना मजबूत नहीं है जितना लगता है। ये चेतना की प्रकृति, व्यक्तिगत पहचान की सीमाओं और खुद वास्तविकता के ताने बाने के बारे में बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। वो लकीरें जो हम अपने मैं और दूसरे के बीच या अपने मन और दुनिया के बीच खींचते हैं, शायद उतनी साफ और पक्की हैं ही नहीं। और इसी सोच के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर हमारे दिमाग, हमारी सोच, हमारी भावनाएं इतने तरीकों से साझा हो सकती हैं, फैल सकती हैं, बंट सकती हैं, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक और तकनीकी रूप से, और अगर वास्तविकता का सबसे बुनियादी स्तर, जैसा क्वांटम भौतिकी में दिखता है, वो भी एक गहरे अविभाज्य जुड़ाव का संकेत देता है, तो फिर व्यक्ति या मैं की असली सीमा कहाँ है? हम कहाँ शुरू होते हैं और कहाँ खत्म होते हैं? क्या हमारा स्व उतना ही ठोस और अलग है जितना हम रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक गहराई से सोचते रहें।